इस समय हम राजधानी लखनऊ में हैं और ये है इको गार्डन। और इस इको गार्डन में आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और काफी संख्या में इसलिए एकत्रित हुए हैं कि इन को देख लीजिए, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इनका नाम वीरेंद्र मिश्रा है, जो पत्रकारिता जगत में ऐसे ऐसे पर्दाफाश किए भ्रष्टाचार का कि जो बड़े बड़े चैनल वाले, बड़े बड़े बैनर वाले नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए और जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने अपनी पार्टी भी खड़ी कर दी है। और उस पार्टी का नाम है आर्यवीर पार्टी, जिसका मुद्दा ई रिक्शा को लेकर के गरीब, कमजोर, मजदूर वर्गों की आवाज बनने के लिए बनाई गई है। और इन्हीं सब मुद्दाओं पर चर्चा करने के लिए आज इको गार्डन में वीरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर इन लोगों को क्यों लाया गया और इतने लोगों को यहाँ पर ला करके क्या कुछ मूल मंत्र दिया जाएगा और आने वाले समय में 2027 में आपकी पार्टी किन किन विधानसभाओं से चुनाव लड़वाएगी और देश के लिए, समाज के लिए, और जो मुद्दा इनका है गरीब, कमजोर वर्ग के लोग, उनके लिए यह को क्या कुछ करने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, अभी तो आज धरना हम लोगों का ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर है। लखनऊ में लगभग 60,000 ई रिक्शा चालक हैं। ये लोग अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए रिक्शा चलाते हैं और अपने परिवार का पेट पालते हैं। प्रशासन ने 3 महीने पहले इन लोगों से ऑप्शन मांगे थे कि आप 3 थाना क्षेत्र बताइए जहां आप रिक्शा चलाएंगे। इन लोगों ने ऑप्शन भी दिया था, मगर इन कमिश्नरेट के बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों ने अपने एसी चैम्बर में बैठकर मनमाना रूट निर्धारण किया है। किसी को मलिहाबाद भेज दिया, किसी को काकोरी भेज दिया, किसी को बक्सी तालाब भेज दिया, किसी को मोहनलालगंज भेज दिया। मतलब एक रिक्शा की एक बार चार्जिंग होने के बाद क्षमता 80 किलोमीटर चलने की होती है। ये बेचारे 30 किलोमीटर दूर जाएंगे और फिर 30 किलोमीटर से वापस आएंगे, तो ये रिक्शा क्या चलाएंगे, क्या अपने परिवार को खिलाएंगे। तो ये फिर बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। बेरोजगारी की समस्या हमारे प्रदेश में वैसे ही काफ़ी हाई तो मचा हुआ है। सारे राजनीतिक दल इसको लेके छलांगे भर रहे हैं, चीख मचा रहे हैं कि बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। और ये रिक्शा चालकों के ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगाकर सरकार ने ई रिक्शा चालकों को और बेरोजगारी की भट्टी में ढकेल दिया है। हम ये मानते हैं कि एक परिवार में अगर औसत 4 लोग हैं तो लगभग 2.5 लाख लोग भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए इन ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेके हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है। प्रथम चरण में हमने 26 जून को मुख्यमंत्री को और परिवहन मंत्री को रजिस्टर्ड डाक से स्पीड पोस्ट से मांग पत्र भेज दिया था। 7 जुलाई को पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी लखनऊ को मांग पत्र दे दिया है। हमने घोषणा की थी कि अगर 20 जुलाई तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं होता है तो हम लोग इको गार्डन में धरना देंगे। आज धरना हो रहा है। इसके बाद उन्होंने 15 अगस्त का समय दिया है। 15 अगस्त के बाद फिर हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे अगर इनकी समस्या नहीं सुधारी गई तो। तमाम संगठन बनाए जाते हैं, तमाम लोग राजनीतिक पार्टियां बना लेती हैं और ऐसे गरीबों को लेकर के सड़कों पर आ जाती हैं। शुरुआती तौर में उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता है, चंदा लेकर के पार्टियों को तैयार करते हैं, संगठन को तैयार करते हैं, लेकिन यही गरीब जनता उनको गद्दी पे बैठा देती है, फिर वो हेलीकॉप्टर से उड़ने लगते हैं। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही सोच हमारी है। 80% मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, निर्बल वर्ग के लोग, रिक्शा वाले, खोंचा वाले, मजदूर, किसान जो अपने मतों से सरकार को बनाते हैं। सरकार को बिगाड़ने की भी क्षमता इन गरीबों में होती है, 80% लोगों में। चुनाव के पहले तक ये सब भगवान होते हैं नेताओं के, मगर चुनाव जीतने के बाद ये 80% लोग किनारे हो जाते हैं। फिर 20% क्रीमी लेयर जिनको कहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, प्रभावशाली लोग, ये सरकार को कब्जा कर लेते हैं सरकार पर। फिर सरकार उनके निर्देश में चलती है और ये बेचारे फिर उत्पीड़न, शोषण के शिकार होते रहते हैं। तो इन 80 वर्ग के लोगों को इस सम्मान के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए आर्यवीर पार्टी का गठन हमने किया है। मैं एक बात की घोषणा और करूंगा, राजनीति से मुझे कोई लगाव नहीं था, मगर देख रहा हूं राजनीति में ऐसे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी लोग आ गए हैं जिनको हम लोग जाके माला पहनाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें ऐसे लोगों को स्वागत करने में, उनको मुखरित बनाने में। उनसे ज़्यादा काबिल, उनसे ज़्यादा सम्मानित आप सब लोग हो। आप सब लोग अपनी अहमियत पहचानो।
जिस दिन आप सब एकजुट हो गए उस दिन ये अच्छाई उभर के आएगी, बुराई अपने आप दब जाएगी। तो देख लीजिए जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अच्छाई अपने आप उभर कर आएगी, क्योंकि एक नेता का लड़का नेता ही क्यों बनता है, एक बिजनेसमैन का लड़का बिजनेसमैन ही क्यों बनता है, और एक अभिनेता का भी बेटा अभिनेता ही क्यों बनता है, क्योंकि वो उनकी सोच होती है। और जो हमारे देश की ये गरीब जनता है, इनके बच्चों को शिक्षा नहीं दिया जाता है जानबूझ करके कि अगर इनका भी लड़का शिक्षित हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, तो ये भी अपने अधिकारों को समझेगा और सरकारों से सवाल करेगा, और वो भी विधायक सांसद की कुर्सी पर बैठकर देश को चलाने का काम करेगा। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं इनको कि इन्होंने अपनी पार्टी तैयार की और इस तरीके से मुद्दाओं को रखा। बाकी यहां हम कुछ लोगों से, जो आम पब्लिक है, जो लोग यहां पे आए हैं, रिक्शा चालक हैं, इनसे भी हम 2-4 लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पार्टी को लेकर के। साथ में अध्यक्ष जी हैं, एक बार उनसे हम बात कर ले, फिर आते हैं। एक सोच हमारी ये भी है कि राजनीति कोई बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, राजनीति समाज सेवा, देश सेवा है। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सरकार ने रोक दी है। 60 साल के रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती थी रोक दी गई है, जबकि और ये विधायक सांसद मंत्री ये हर 5 साल बाद अपनी पेंशन बढ़ाते जाते हैं। तो ये चूंकि पैसा सरकारी खजाना जनता का अपना पैसा है, जनता के धन का दुरुपयोग रोकना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने एक मांग ये भी की है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन तो बहाल करें और इन नेताओं की पेंशन को बंद होनी चाहिए। इनको जो अनावश्यक भत्ते दिए जा रहे हैं इसको बंद करके ये जो पैसा बचेगा ये जनता के कल्याण के लिए विकास कार्यों में लगाया जाए। आपने तो ऐसे ऐसे मुद्दाएं लाकर खड़े कर दिया कि सरकारों की तो एकदम धज्जियां उड़ जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस? हम ये कहना चाहेंगे, गरीब लोग हैं, इनका रोजगार किसी तरीके से खुद जनरेट किया है इन्होंने, किसी तरीके से ये अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इनको जिस तरीके से चल रहे हैं शहर के अंदर उसी तरीके से चलना दिया जाए। बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, वो कहीं ना कहीं सूत्रों के द्वारा पता चला है कि उनके द्वारा पैसा लिया गया है, सरकार ने लिया है, और वो चाहते हैं जैसे बजाज है, महिंद्रा है, ऐसी फर्में चाहती हैं कि ये रिक्शा बाहर चले जाएं। सरकार उन्हीं की बातों को ध्यान दे रही है, इस वजह से इनको ये बाहर करना चाह रहे हैं। सरकार सुनिश्चित करे, क्योंकि 300 रुपया किस्त जाती है, 100 रुपया चार्जिंग जाती है, 500 रुपया घर का खर्चा चाहिए, 900 रुपया निश्चित कर दे कि हम आपको मिलेगा, हमें जहाँ चाहे वहाँ भेजें, हम जाने को तैयार हो जाएंगे। पहले ये निश्चित करें कि हमें 900 रुपया चाहिए। क्या नाम है आपका? परमेश्वर कुमार। कहाँ से आए? हम आए एवरेडी चौराहे से, ऐशबाग। ये रिक्शा चलाते हैं? जी हाँ। कितनी कमाई हो जाती होगी? कमाई क्या हो जाती है, क्या कहते हैं, 400-500 रुपये कमा लेते हैं। 400-500 में परिवार चल जाता है? क्या चलाना ही पड़ता है, क्या किया जाए। तो जिस तरीके से इन्होंने आप लोगों के लिए आवाज़ उठाया, पार्टी तैयार कर ली, इनके बारे में क्या सोचते हैं? इनके बारे में बढ़िया सोचते हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए किया, बहुत कुछ बढ़िया किया है। इस समय जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। वो तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। विकासित हो रहा है, विकासित हो रहा, बाहर भेज रहे हैं और अब यहाँ से सुनिए। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। आप कहाँ से आए हैं? आलमबाग से, चौराहे से। आज यहाँ पे आप रिक्शे लेकर के अपना आए हैं कि खाली अपने वैसे आए? नहीं, रिक्शे के लेके और भी समस्याओं से हम लोग चाह रहे हैं, सबकी समस्या। आप लोग अपना हर्जा खर्चा करके ये चीज ठान लिया है कि हम इनके कंधों से कंधा मिलाकर चलेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे इनके, हम मिश्रा जी के। बिल्कुल, हम लोगों को तय कर लिया कि मिश्रा जी के साथ लड़ेंगे। आज कितने संख्या में आप लोग हैं? आज हम लोग करीब आए यहाँ 500 लोग हैं अभी मौजूदा टाइम में। राजधानी लखनऊ में तो कम से कम 30,000 रिक्शे चल रहे हैं और लोग इधर उधर हो गए हैं ना रिक्शे वाले, अभी और आ नहीं रहे। अभी आप, क्या नाम है आपका? साबिर अली नाम है मेरा। आप भी रिक्शा चालक हैं? जी बिल्कुल, रिक्शा चलाता हूँ मैं। पढ़ाई कितना की है? मैं ग्रेजुएशन बीकॉम कर रखा हूँ मैं। बीकॉम करने के बाद इनको रिक्शा चलाने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये दिखाएं इनकी पर्सनालिटी, इनकी हाइट और इनका बातचीत करने का तरीका देखिए और समझिए कि ये कहीं ना कहीं से ये राजनेताओं की मिली भगत से ही हमारे देश के जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जिनको अधिकारी में बनना चाहिए, जिनको पढ़ लिखाई करने के बाद एक अच्छे पोजीशन पर होना चाहिए, वो रिक्शा चला करके अपने घर और परिवार का पेट भर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जो काम हो रहा है। पहले तो जगह जगह स्टैंड लग गए हैं, रिक्शा चालकों से स्टैंड पे वसूली की जाती है
उसके बाद अब ये नियम आ गया है कि आपको लखनऊ के यहाँ पे रहने वाला आलमबाग का इंसान भेजा जा रहा है, इटौंजा भेजा जा रहा है गाड़ी चलाने के लिए। समस्याएं क्या उत्पन्न हो रही हैं? समस्याएं सर ये उत्पन्न हो रही है, जैसे पहले घर चल जाता था वैसे घर अब नहीं चल पा रहा है। यहाँ की 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ खर्चा करने के लिए आदमी सोचना पड़ता है। पढ़ाई करने के लिए बच्चों की स्कूल की फीसें बढ़ी जा रही हैं, कहाँ से आदमी देगा? आम आदमी कहाँ से देगा? घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो ये सब सारी समस्याएं हिंदुस्तान में हमारे थी और हैं और आने वाले समय में रहेंगी या नहीं रहेंगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये देश की जनता अपने अधिकारों को समझेगी, अपने बातों को अच्छे ढंग से कहेगी, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन लोगों की बातों को सरकार को मानना पड़ेगा और सरकार झुकेगी। और जिस तरीके से ये लोग 400 रुपए 500 रुपए कमा करके अपना परिवार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इन लोगों को कहीं ना कहीं से रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपना आवाज बनना पड़ेगा और आपको अपनी बातों को मनवाने के लिए आना पड़ेगा। क्या नाम है बाबा जी? शेर बहादुर सिंह। कहाँ से आए? आलमबाग। आप भी रिक्शा चालक हैं? आप भी रिक्शा चालक हैं? मैं भी रिक्शा चालक हूँ। तो मतलब ऐसा क्या आपके ऊपर ऐसा समस्या हुआ कि आपको रिक्शा चलाना पड़ा? आप भगवा कलर पहने हैं, गले में रुद्राक्ष की माला है, एक हिसाब से आप देखने में महात्मा लग रहे हैं और ये सरकारें जो है महात्माओं की सरकार है इस समय, फिलहाल के लिए आपको रिक्शा चलाने पे क्यों मजबूर होना पड़ा? मैं रिक्शा चलाने पर इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ पर जो मैं लखनऊ का प्रॉपर रहने वाला हूँ और मेरा एक प्लाट कुछ अज्ञात गुंडों ने उस प्लाट को कब्जा कर लिया है, जिसकी रजिस्ट्री दाखिल खारिज मेरे पास है और वो प्लाट वो गुंडों के हाथ में है। मेरी मजबूरी ये थी कि जो मुझे बच्चे पालने थे, मैंने 50,000 रुपये इकट्ठा करके मैंने एक रिक्शा फाइनेंस कराया। रिक्शा मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है और उस पुराने रिक्शे को मैंने कुछ दिन पहले प्रशासन ने कहा कि कागज नहीं होंगे तो रिक्शा आपका जब्त कर लिया जाएगा। मैंने 15,000 रुपये मैंने कर्जा लेके मैंने आरटीओ ऑफिस में मैंने पैसा जमा किया, जिसमें कि मुझे 5800 का इंश्योरेंस मिला और बाकी पैसा अब भी आरटीओ ऑफिस में मेरा दलाल के पास में फंसा हुआ, जो मेरी गाड़ी के कागज भी न बन पाए और मेरी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई। फिर मुझे पता चला कि आपका रूट इटौंजा बक्सी का ताल मिला है। मैं अपनी गाड़ी लेकर इटौंजा बक्सी की ताल मैं पहुंचा, मुझे पता चला कि यही आपका रूट है, तो मुझे जानकारी नहीं कि यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, मेरे को क्या किराया मिलना है। बैटरी मेरी 70 किलोमीटर चलने वाली मेरी 31 किलोमीटर आने में जाने में चली गई और 8 किलोमीटर मेरी बैटरी बची। तब मैं अपने घर आया और बच्चे पूछे पापा क्या लाए, तो मैंने कहा बेटा मैं इटौंजा और बक्सी ताल देख के आया हूँ बेटा। ये सरकार की हमारे जो है अच्छाई है बेटा। सरकार बनाने का काम आप ही लोग करते हैं। देखिए अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से इनका कहना है कि ये जो है उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, भ्रष्ट है, लेकिन कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों के घरों पर क्या हो गया, चल रहा है ना, कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बुलडोजर चला दिया जाता है, अपराधियों का इनकाउंटर करा दिया जाता है, तो वहीं पर पीडब्ल्यूडी विभाग हो या फिर आरटीओ विभाग हो या फिर पुलिस प्रशासन विभाग हो, जैसा कि जनता का आरोप लगाते हुए आप देख सकते हैं कि क्या सच्चाई है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा। महिला भी हमारे पास हैं, इनसे भी हम थोड़ा 2 शब्द बात करेंगे कि ये क्या सोचती हैं। क्या नाम है आपका? सोनिका मिश्रा। क्या कुछ कहना चाहेंगी आज यहाँ पर आकर के? हम गरीबों की मांग को पूरी की जाए और हमारे रूटों को वापस किया जाए, हमारी जो है सरकार से यही गुजारिश है। बाकी क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।